नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। पहले हमने राजनीति और राजनीति विज्ञान में भेद किया था। अब हमने उसमें आपको 3 काल बताए थे। उन 3 काल में दूसरा काल था परंपरागत दृष्टिकोण का, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो ट्रेडिशनल अप्रोच इसे कहा जाता है। इसकी परिभाषा डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो राजनीति शब्द की उत्पत्ति, जो अंग्रेजी शब्द है पॉलिटिक्स, उसका पर्यायवाची है। ये ग्रीक जो शब्द है पॉलिश, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। नगर राज्य तथा उससे संबंधित जीवन, घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों एवं समस्याओं का ज्ञान हमें पॉलिश शब्द से होता है। जिस तरह कालांतर में नगर राज्यों का विकास विशाल राज्य और साम्राज्यों से हुआ, उसी प्रकार राजनीतिक विषय के अध्ययन में भी विकास हुआ है। अतः आधुनिक समय में हम राज्य, सरकार, प्रशासन, व्यक्ति और समाज के विविध संबंधों के व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण को हम 3 अर्थ मान सकते हैं, जिसके सबसे पहला राज्य का अध्ययन। तो राज्य के अध्ययन यानी कुछ राजनीतिक विचारक ऐसा मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का मतलब है राज्य का अध्ययन। उन विचारकों में कौटिल्य, जो कि ये कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र एक शास्त्र है जो एक सुव्यवस्थित समाज या राज्य संबंधी विभिन्न विषयों का अध्ययन कराता है। इसी प्रकार गैटले जो हैं वो भी ये बात कहते हैं कि राजनीति राज्य का अध्ययन है। फिर ब्लंचली और भी कई विचारक हैं जिनका ये मानना है कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है। तो 3 अर्थ इसके अंदर बताए गए हैं। दूसरा है सरकार का अध्ययन। सरकार के अध्ययन के रूप में मानने वाले विचारकों में लिकॉक ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबद्ध अध्ययन है। लिकॉक के बाद शीले भी ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र शासन के तत्वों का उसी प्रकार पता लगाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र धन का, जीव विज्ञान जीवन का, बीज गणित अंकों का और ज्यामितीय स्थान और दूरी का, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। तीसरा परिप्रेक्ष्य, तीसरा अर्थ जो हमारे सामने है वो है राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों का अध्ययन। व्यक्ति राजनीति शास्त्र का ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके अध्ययन के बिना राजनीति शास्त्र का कोई भी अध्ययन पूर्ण नहीं माना जा सकता। राजनीतिक संस्थाएं शून्य हैं जो उसमें कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करेंगी। तो लॉस्की, हरमन हेलर आदि लेखकों ने इसमें जो परिभाषा दी है उसमें ये कहा है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंध व्यक्तियों के जीवन से है। अगर हम वैसे भी सोचें, विचार करें तो जिस सरकार, जिस व्यक्ति या जिस आप ये मानेंगे जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है या सरकार चलाता है, उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उस देश की सरकार का किस प्रकार की विचारधारा है या क्या कार्यकलाप है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो हम ये मान सकते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों का सम्मिलित अध्ययन है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि किन्हीं 4 परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों के नाम बताइए। तो उसमें आप बता सकते हैं गार्डनर है, गैटले है, लिकॉक है, शीले, लॉस्की और कौटिल्य। ये विचारक कुछ मैंने आपको बताए हैं जो कि परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक कहलाते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं परंपरागत राजनीति शास्त्र का क्षेत्र, स्कोप। क्षेत्र के अंतर्गत हम इनमें कई बातें सम्मिलित की हैं। सबसे पहली बात जो है वो मानव का अध्ययन। मानव का अध्ययन का मतलब है कि राजनीति शास्त्र के विषय में व्यक्ति की स्थिति केंद्रीय रही है, क्योंकि व्यक्ति ही सभी प्रकार के क्रियाकलापों को करता है। सभी राजनीतिक संस्थाएं व्यक्तियों द्वारा ही चलाई जाती हैं। उनका अस्तित्व व्यक्ति की सुरक्षा, विकास और वृद्धि के लिए विद्यमान है। यदि वे व्यक्ति और समाज के हितों की पूर्ति नहीं करती तो वे अर्थ शून्य हो जाएंगी, उनकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाएगी। उनका औचित्य इसी में है कि वे व्यक्ति और समाज के मूल्यों को प्राप्त करें और उन्हें सुखी बनाएं। दूसरी जो बात है राज्य का अध्ययन। राजनीति शास्त्र का शुरुआत से ही मुख्य विषय राज्य ही रहा है। राज्य का पूर्ण अध्ययन करना राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आता है। राज्य के वर्तमान, अतीत, भविष्य सभी का अध्ययन किया जाता है। राज्य कैसा रहा,
कैसा होना चाहिए और कैसे राजनीतिक संस्थाओं का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, उसके विभिन्न चरण क्या थे, ये सब चीज़ें भी इसमें अध्ययन में शामिल की जाती हैं। तीसरी जो बात है सरकार का अध्ययन, तो राज्य एक अमूर्त संस्था है, इसको मूर्त रूप सरकार ही देती है। राज्य सरकार के माध्यम से कार्य करता है। सरकार राज्य की इच्छा को प्रकट करती है, उससे क्रियान्वित करती है, उसकी सिद्धि के लिए प्रयास भी करती है। यानी जो हमारा संविधान कहता है उस संविधान को इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार करती है। राजनीति शास्त्र सरकार के ऐतिहासिक विकास, उसके विभिन्न पहलुओं, विभिन्न अंगों यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी चीज़ों को सरकार के द्वारा ही आगे संपादित किया जाता है। फिर है चौथा पॉइंट जो हमारे पास है, राजनीतिक दर्शन का अध्ययन। राजनीतिक दर्शन राजनीति शास्त्र का विषय है। इसका आधार जो है वो ये है कि गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन को राजनीति शास्त्र का पूर्वगामी माना गया है। राजनीतिक दर्शन में उन राजनीतिक सिद्धांतों, राज्य के स्वरूप एवं उद्देश्य, राज्य, व्यक्ति, सरकार, व्यक्ति के पारस्परिक संबंध आदि की विवेचना की जाती है, जिन पर राजनीति शास्त्र आधारित है। प्लेटो से लेकर मार्क्स तक जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। इसलिए इनका ये कहना है कि राजनीति शास्त्र जो है दर्शन का अध्ययन है। मतलब जिस प्रकार से विचारकों ने हमें बताया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के क्या कार्य होने चाहिए, वो भी इसमें सम्मिलित होगा। फिर है पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। राजनीतिक शास्त्र किसी एक राज्य का अध्ययन नहीं करता। राज्य अकेले या शून्यता से कार्य नहीं करता है, उसके दूसरे राज्यों से जो संबंध हैं उसके आधार पर ये निश्चित होता है कि राज्य किस प्रकार से कार्य कर रहा है, जिसे हम ये कह सकते हैं राज्यों के इन पारस्परिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संख्या की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यहाँ अभिप्राय ये है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा तो नहीं करता है, क्योंकि इसका प्रभाव राज्य की आंतरिक और बाह्य नीतियों, नागरिकों के सामान्य जीवन पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखे जाएं तो अभी जब कोरोना काल चल रहा है तो इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि WHO के द्वारा दिए गए निर्देशों को सभी देशों द्वारा उसका पालन किया जा रहा है। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा है और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि विश्व में सभी देश जिस महामारी से पीड़ित हैं वो सब मिलकर उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी हम राजनीति शास्त्र में करते हैं। फिर है राजनय। राजनय का मतलब होता है डिप्लोमेसी। राजनीति शास्त्र राजनय का अध्ययन करता है। इसका मूल कारण है राज्यों के पारस्परिक संबंध मूलतः राज्यों की विदेश नीति और राजनय की कुशलता पर निर्भर करते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि किसी राष्ट्र की डिप्लोमेसी कैसी होगी, किस प्रकार से वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी बात कह सकेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अभी भारत की जो सुरक्षा परिषद में सदस्यता है, स्थायी सदस्यता के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, उसकी जब वोटिंग हुई तो अस्थायी सदस्य अभी बनाया गया है, स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया है। तो लगभग 182 देशों ने भारत के पक्ष में मतदान किया। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति ये स्पष्ट हुई कि अंतर्राष्ट्रीय या अन्य देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। तो ये आपकी डिप्लोमेसी पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का व्यवहार वहाँ कर रहे हैं, किस कूटनीति से आप बाकी राष्ट्रों को अपने साथ लिए हुए हैं। फिर है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि राजनीति शास्त्र का विषय है। प्रत्येक राज्य सार्वभौम होता है, उसकी सीमाएं भी निर्धारित होती हैं। फिर भी युद्ध और शांति के प्रश्न, युद्ध बंदियों का प्रश्न, समुद्र तट, खुला समुद्र, प्रत्यर्पण जैसे अनेक ऐसे विषय होते हैं जिन्हें राज्य स्वयं निश्चित नहीं करता। इन विषयों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्वयं निश्चित नहीं करता। इन विषयों को अन्य राज्यों के संदर्भ में ही निश्चित किया जाता है। इन्हें जो विधि निर्धारित करती है उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं राजनीति शास्त्र का विषय विस्तृत और व्यापक है। उसके क्षेत्र में राज्य सरकार के अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अध्ययन किया जाता है। यानी राज्य का स्वरूप सिर्फ पुलिस राज्य का नहीं है, बल्कि राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है। और हम अंत में ये कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में
जो राज्य के अध्ययन पर बल दिया जाता है उसके साथ ही इन चीज़ों के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। ये राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। धन्यवाद।